अच्छा, इसके लिए मेरा आखिरी सवाल है, फैसले ज़मीनों में नहीं होते हैं, फैसले बैठ के सत्ता में होते हैं। अब जिस पार्टी के पक्ष से आप लोग जुड़े हुए हैं, अमित शाह जी आने वाले हैं, गृह मंत्रालय उनका है और सारे आईएएस ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं के अधीन आते हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकते। तो मैं क्या ये मान के चलूँ कि सरकार के जो केंद्र सरकार बैठी है, उनकी नीतियों के, उनके नियम के खिलाफ एबीवीपी अब सड़कों पे आएगी अंडमान की जनता के लिए? आप सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आप सब प्रेस वाले हमारे साथियों को आज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित किए जा रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यू पार्थसारथी आप सबके सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये जो पैनल है, इसका आप सबके सामने मैं परिचय रखता हूँ। हमारे इस पैनल में हमारे बीच उपस्थित हैं सुश्री सीमा कुमारी जी। सीमा कुमारी जी अंडमान निकोबार की स्टेट की सेक्रेटरी हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं अंडमान एंड निकोबार से एनईसी मेंबर एबीवीपी के श्री राजा राव जी। साथ ही हमारे इस पैनल में उपस्थित हैं डेविड राज जी, जो अंडमान निकोबार विभाग के मीडिया कन्वेनर हैं, इत्तर सिंह जी एनकॉल कॉलेज से, और मुकेंद्र राव जी जयनाम कॉलेज से, और मेरा नाम पार्थसारथी है। मैं वेस्ट बंगाल प्रांत का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आप सबको पता है आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है। जो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये जो प्रपोज्ड एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसका हम बहुत पहले से विरोध करते आ रहे हैं। तो इसी को लेके इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। आगे जो है इस विषय पर अपना वक्ता सीमा कुमार जी अपना विषय को रखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हायर एजुकेशन में 2017 से पहले से ही बदलाव की बातें हो रही थी। 2017 में ही बातें चल रही थी कि कुछ यूनिवर्सिटी हो जो कि अंडमान में जो हायर एजुकेशन है उसको गवर्न करे। 2017 में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेशनल कॉन्फ्रेंस था रांची में, तो उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। तत्पश्चात अंडमान निकोबार की जो एबीवीपी की टीम्स थी, उन्होंने ऑनरेबल प्रोफेसर उस समय के जगदीश मुखी जी थे, उनसे बात की और उन्हें बताया कि कैसे अंडमान के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा रहेगा यहाँ के यूथ्स के लिए, और यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इम्प्रूव होगा। तो प्रोफेसर जगदीश मुखी जी जो थे, वो उस समय जो एलजी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनसे कंसल्ट करते हुए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें जो है वो उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फेवर में वो रिपोर्ट सबमिट किया था। लेकिन उसके बाद भी जो उस टाइम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे, उन्होंने भी उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में खड़े थे। लेकिन तत्पश्चात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन के बाद भी जब जो हमारे ऑनरेबल एलजी थे प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, वो एलजी नहीं रहे और कोई नए एलजी आए, और उनके आते ही अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा बदलाव छा गया कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात थी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डीम यूनिवर्सिटी पे चले गई, और उसके बाद से कंटिन्यूसली कभी डीम कभी डीनोवा, ऐसा मतलब ऐसे हाल में वो चल रहा है। इसके जब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ये बात पता चला, तो कंटिन्यूसली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, चाहे यहाँ के सीएस एजुकेशन सेक्रेटरी या एलजी साहब के हों, या मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो, होम मिनिस्टर हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो, बाय रिप्रेजेंटेशन हमने बार बार उन्हें कि अंडमान के लिए कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए ये बताया। उसी समय यहाँ के जो एलजी थे, वो आइलैंड डेवलप अथॉरिटी जो है एक बना हुआ था, जिसमें मीटिंग रखी गई, और उस आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मीटिंग थी उसमें अभी का डीम यूनिवर्सिटी की मांग रखी गई थी। और उसके बाद कुछ लोग जो है वो जब भी पीएम आते हैं 2018 में दिसंबर के टाइम, तो उसकी घोषणा हो जाती है, और उस समय जब ये घोषणा होती है या आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनता है और रिकमेंड होता है डीम यूनिवर्सिटी का नाम, तब जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, एकेडमिशियंस हो गए, या यहाँ का जो सोशल वर्कर्स है, किसी से भी कंसल्ट लिया ही नहीं गया कि अंडमान के लिए क्या सही है नहीं है। क्योंकि अगर एक बड़ा बदलाव आप लाते हो तो ब्यूरोक्रेट्स या जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे कंसल्ट लिया जाता है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वो समय ये भी नहीं हुआ, सडन पॉलिसी चेंज हो गया, कोई भी रिव्यू लिए बिना। उसके बाद 2019 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक मंथन किया था,
जिस मंथन में यहाँ के जो हमने CS को भी, CS सर जो उस समय के थे, उनको भी चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया था कि आइए और आप अपनी बातों को रखिए कि कैसे हायर एजुकेशन अंडमान एवं निकोबार के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो वो तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने जगह पे रिप्रेजेंटेटर के तौर पे श्री उत्पल शर्मा जी को भेजा था। वो आए थे, प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन हुए। उसमें लगभग 2500 बच्चों ने सिग्नेचर कैंपेनिंग के थ्रू ये माना कि नहीं, अंडमान के लिए डीम यूनिवर्सिटी सही नहीं है। और वो क्वेश्चन सेशन चल ही रहा था कि कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बिना क्वेश्चन के आंसर दिए वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद सिग्नेचर कैंपेनिंग के बाद आनंद फानन में जो है एलजी से मिलकर एक रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है, जो कि EDCIL एक कंपनी है, उनको हायर किया जाता है और उनको दिया जाता है रिपोर्ट बनाने के लिए कि कैसे डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी होगा, तो उसका रिपोर्ट प्रोजेक्ट मैप के तौर पर, जिसमें 45 लाख रुपया खर्चा होता है, जो कि अंडमान के ही जो एकेडमिशियन हैं, अगर 4 एकेडमिशियन भी मिलके अगर वो रिपोर्ट वो बना सकते थे, जो कि वो लोग एलिजिबल थे, वो नहीं करते हुए ये दिल्ली गए, आनंद फानन में मीटिंग की और वहाँ से रिपोर्ट ADCIL कंपनी के द्वारा ये रिपोर्ट, जो कि 45 लाख में बना, जिसका खर्चा बहुत से बहुत 5 लाख होता, अगर होता तो रिपोर्ट बना। उसके बाद वो रिपोर्ट को देखते ही लगता है कि ये रिपोर्ट आई वॉश करने के लिए बना है, क्योंकि जिस रिपोर्ट को बनाने में सिर्फ इतना कम खर्चा लगा, उसको आपने इतने में दिखाया, तो पता नहीं आगे की चीज़ आप कितने में और दिखाओगे। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी, वो आगे अपना काम करने गई और एक मतलब डीम यूनिवर्सिटी को कैसा होना चाहिए। अगर डीम यूनिवर्सिटी या डिनोवा यूनिवर्सिटी का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो आप देखें तो उसमें भी मेंशन है कि वो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कोई भी अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो उसमें कन्वर्ट होना चाहती है, तो मिनिमम 20 साल वो इंस्टीट्यूशन का स्थापना हुआ होना चाहिए। अगर अंडमान में देखें तो लगभग 20 साल जनरल या डिबेट के अलावा कोई इंस्टीट्यूशंस का नहीं हुआ होगा, तो दूसरे इंस्टीट्यूशन इस मामले में अगर इस हिसाब से देखें तो क्वालिफाइड नहीं है वो डीम या डिनोवा यूनिवर्सिटी भी बनने के लिए। उसके बाद DPR रिपोर्ट जाता है, डीम डिनोवा होगा या नहीं होगा, एलिजिबिलिटी को लेकर, जिसमें शॉर्टेज ऑफ फैकल्टीज़, ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। और डिनोवा यूनिवर्सिटी जो है उसमें मेनली न्यू कोर्सेज दिए जाते हैं, जो कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही है, उसमें उन्होंने डिफरेंट कॉलेजेस को ये पूछा है कि आपके कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। और जो पुराने कोर्स हैं उसको लेके ही ये लोग शायद आगे चलाएंगे, क्योंकि वो कौन कौन सा कोर्सेज है वो पूछ रहे हैं। लेकिन डिनोवा यूनिवर्सिटी में वो न्यू कोर्सेज को लॉन्च करते हैं। अगर डिनोवा यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो लोग न्यू कोर्सेज को लॉन्च करते हैं। और अगर अंडमान में 2 ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोसाइटी बेस्ड है, जब ये डीम यूनिवर्सिटी या डिनोवा यूनिवर्सिटी हो जाएगी तो एक सोसाइटी गवर्न करेगी पूरे यूनिवर्सिटी को। अगर अंडमान में 2 कॉलेजेस को देखिए, अंडमान लॉ कॉलेज और NIMS जो मेडिकल कॉलेज है, वो सोसाइटी के थ्रू गवर्न करती हैं, जिसका बहुत ही खस्ता हालत हुआ पड़ा है। ना ही परमानेंट फैकल्टीज़ हैं, ना ही प्रिंसिपल्स हैं। आते हैं, अगर आप मेडिकल कॉलेज का और लॉ कॉलेज दोनों प्रोफेशनल कॉलेज है, अगर वहाँ पे फैकल्टीज़ बराबर नहीं होंगे, परमानेंट प्रिंसिपल्स नहीं होगा, तो वो इंस्टीट्यूशंस कैसा चलेगा। उनको ध्यान में नहीं रखते हुए कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए ये काम कर रहे हैं। अभी तक तो क्लियरली दिख रहा था। उसके बाद अभी ये होता है कि डीम या डिनोवा यूनिवर्सिटी आएगी तो बच्चों को कैसे उससे नुकसान होगा। तो मेनली फाइनेंशियल बर्डन, अगर डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा। प्राइवेट होगा तो वो तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का की मेंटेनेंस का हो गया, स्टाफ का सैलरी हो गया, सभी वो बच्चों के फीस से ही लेके देंगे। तो अभी जो बच्चे अगर नॉर्मल कोर्सेज 500-600 रुपये में, या प्रोफेशनल कोर्सेज कहीं का 3500-4000 एक सेमेस्टर का फीस है, वो अचानक 70-80 हज़ार से लेके 1.5 लाख तक जा सकता है, जो कि अंडमान की पब्लिक के लिए ये
ठीक ही नहीं है, क्योंकि अगर एक डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी आ जाएगी तब अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है जिसका अफिलिएशन है यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, हायर इंस्टीट्यूशंस में, वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। वो हट जाएगी तो वो वैल्यू तो कम हुआ ही हुआ, उसके अलावा यूथ्स के पास या स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन नहीं रहेंगे कि वो कहीं और जाएँ। एक ही है कि यहाँ पर डीम यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेना है तो लो, नहीं तो मेनलैंड जाके कहीं पढ़ो, नहीं तो 12th के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एजुकेशन का क्वालिटी को अच्छा करना हुआ कि ख़राब करना हुआ, हमें तो यही लग रहा है कि वो और ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अंडमान में सबका वैसा नहीं है कि आप इतने पैसे देके एक सेमेस्टर में पढ़ सकते हो। अगर मान लीजिए अंडमान में गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी हैं 10% बच्चे हैं जो उसमें जा सकते हैं, लेकिन बाकी 90% का क्या उस 90% को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखती है। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना ही है तो जो ऑफिस सेटअप है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का, वो आप अंडमान निकोबार में एक ऑफिस सेटअप खोलने की रिक्वेस्ट कीजिए और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस सेटअप अंडमान में खोलिए, जिससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होगा, एग्जाम टाइम पे होंगे, क्वेश्चन पेपर यहीं बनेगा, सिग्नेचर टाइम पे होगा, रिजल्ट टाइम पे डिक्लेयर होगा, और जो सर्टिफिकेट में एक साल का टाइम लग जाता है वो टाइम नहीं लगेगा, और बच्चे समय पर कोई दूसरे जगह में आगे की पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करके आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा सकते हो। स्टाफ की कमी है, स्टाफ प्रोवाइड करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करिए, बल्कि आप उस सब काम को करने के बजाय आप एक डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं और फिर आप बोलते हैं कि वो आइलैंड की भलाई के लिए, आइलैंड के लोगों की भलाई के लिए। कहाँ से वो भलाई करेगा जब माँ बाप के ऊपर पैसों के पास पैसे नहीं रहेंगे और बच्चे को पढ़ना रहेगा, कहाँ से पढ़ेंगे? क्या आप लोग उनका खर्चा देंगे क्या? नहीं ना, फिर वो बाकी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डीम या डिनोवा यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में नहीं हो ऐसा हम बोलते हैं, और हमारा यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आप इम्प्रूव करें। दूसरे काम करके आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी की अंडमान में ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं करेगा, बल्कि ये अंडमान के लोकल जो पब्लिक है उसको और मजबूर करेगा कि वो हायर एजुकेशन में एजुकेशन लेने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इतने फीस देने के लिए सभी काबिल नहीं हैं। आगे की बात हमारे मीडिया प्रभारी डेविड राज रखेंगे। नमस्कार, जैसा कि आप सबको पता होगा, ये लास्ट ईयर की अगर आप बात ले लेंगे तो डीब्रेड के साथ में जो हुआ, आप सब वो चीज़ से रूबरू हैं। तो डीब्रेड के साथ ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो उनके प्रिंसिपल थे डॉक्टर उत्पल शर्मा, वो एक तो इनएलिजिबल थे। उनके ऊपर जो CAG रिपोर्ट आया, जितने भी बार एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के अंदर ABVP का टीम गया तो सेक्रेटरी एजुकेशन से हमने हमेशा मिलके बोला कि मैम CAG रिपोर्ट के ऊपर आप कब एक्शन लेंगे? तो हमेशा उनका एक ही स्टेटमेंट आया कि वी आर स्टिल वर्किंग अपॉन दैट। और हमें ये रिसेंटली ये न्यूज़ आता है जो कि एक अच्छा सा वेरीफाइड न्यूज़ है कि जो अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी की हलचल हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसका नोडल ऑफिसर आप मानेंगे नहीं उन्होंने किसको बनाया है? डॉक्टर उत्पल शर्मा। तो ये हो रहा है, जिस इंसान ने 300 से भी ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की, उस इंसान को नोडल ऑफिसर बनाया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। तो इसी से हमें समझ आ जाता है कि जब उत्पल शर्मा उसका नोडल ऑफिसर है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अभी जो अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात ले लेंगे, JNRM ले लेंगे, उधर MSc अगर आप कोर्सेज भी ले लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 3000 का फीस स्ट्रक्चर होता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा तो एक फुल ऑटोनॉमी का स्टेटस इनको मिलेगा। वो हो गया सिलेबस, वो हो गया करिकुलम, वो हो गया फीस स्ट्रक्चर, वो हो गया स्टाफ मैनेजमेंट। तो उस ऑटोनॉमी के चक्कर में और भी करप्शन होंगे यहाँ पे, और फीस स्ट्रक्चर जो है वो रैपिडली एलिवेट होगा। उनका मर्जी है। अगर आप जैसा बाहर यूनिवर्सिटीज़ आप ले लो, मेलैंड के बच्चे यहाँ से वहाँ जाके गिने चुने बच्चे ही होते हैं अंडमान से जो उतना हाई लेवल एजुकेशन को अफोर्ड कर पाते हैं, और बाकी इधर में क्यों रह जाते हैं कि हमें पता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर लो है तो अंडमान के बच्चे रुक के इधर में पढ़ते हैं। अभी जब फ़ीस स्ट्रक्चर आफ्टर इम्प्लीकेशन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी रैपिडली इंक्रीज़ होगा, जो इंट्रा आइलैंड से आ रहे हैं बच्चे, आप बताइए कि उनका सहारा कौन बनेगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो
उन्हें आराम से रोक देगी, जैसा डीब्रेड के बच्चों के साथ हुआ। इतने बच्चे थे, आधे से भी ज़्यादा बच्चे टीसी निकाल कर चले गए, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल ऐसा बर्बाद हुआ है डीब्रेड में। तो ये सिर्फ स्टूडेंट का इशू नहीं है, ये अंडमान के नॉर्मल जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हर एज के, ये हर एक एज के लोगों का इशू है। इंट्रा आइलैंड से ले लेंगे तो हर बच्चे, मायाबंदर, डिगलीपुर, हट बे, निकोबार, हर एक आइलैंड से बच्चे ये आशा लेके आते हैं और उनके जो माता पिता होते हैं वो उनको बेचते हैं कि बच्चा वहाँ जाएगा पढ़ेगा, और एजुकेशन फी स्ट्रक्चर जो है वो उनकी हैसियत के हिसाब से है। जब ऑटोनॉमी स्टेटस इनको मिलेगा तो आप बताइए क्या होगा ऐसे बच्चों का, कौन उत्तर देगा और कौन रिस्पॉन्सिबल है उन बच्चों के लिए। यही कुछ विषय हम आप सबके सामने रखना चाहते थे। और मीडिया की तरफ से और कुछ सवाल है तो बता दीजिए। तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए, क्योंकि हम सबको पता है कि जब डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो इशू यहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ अंडमान निकोबार के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जब दिया गया था, तब से अब तक हम कई सारे डिफरेंट लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके यहाँ पर लोकल सेक्रेटरी एजुकेशन तक कई सारे रिप्रेजेंटेशन हम दे चुके हैं इसको लेकर। हम अपने लेवल में इसको प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, हमने इसको लेकर अभी तक 5-6 बार स्ट्राइक भी किया है स्टूडेंट्स को लेकर, प्रोग्राम भी किया है, और डिस्कशन स्टेक होल्डर्स को लेकर एक मंथन नाम का एक प्रोग्राम भी किया है, और 2500 स्टूडेंट्स को एक सिग्नेचर कैंपेन करके इसे भी हमने भेजा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट अथॉरिटीज़ के सामने हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको बताना चाह रहे हैं कि अंडमान के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी सही नहीं होगा। हम सेंट्रल का डिमांड कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि यहाँ के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी सूटेबल नहीं है तो हम एग्जिस्टिंग सिस्टम से खुश हैं। हम सिर्फ और एक डिमांड कर रहे हैं कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहाँ पर सेटअप हो जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखे और यहाँ पे एफिशिएंसी लाए। आप लोगों ने इतनी कोशिश की, उसके बावजूद भी इसका जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आने इसकी बातें चल रही हैं, तो आप लोगों की कोशिशों का नतीजा क्या होगा? क्योंकि अभी तक कोई भी एक सॉलिड ये नहीं हुआ है कि काम चल रहा है, लगभग बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है और होने तक हम इसका विरोध करेंगे और हम जितना हो सके हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी ना हो। सर, जैसे कि आपने बोला कि आपके प्रयास का क्या फल रहा, 2018 में ये इस चीज़ की घोषणा हुई थी और 18 से 22 होता है, ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि 4 साल हो गए और अभी तक वो यूनिवर्सिटी फाइनली अभी तक बनी नहीं है। वो हमारे प्रयासों का ही असर है, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, स्ट्राइक के थ्रू, और जब पिछला बार होम मिनिस्टर सब आए थे तब उनसे मिलके भी हमने इस विषय पर उनसे बात की थी और उन्होंने भी आश्वासन दिया था। उन्होंने बोला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो फाइनेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट अभी दे नहीं सकती, बजट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हाँ, लेकिन आपके दूसरे डिमांड को हम मान सकते हैं, ऑफिस सेटअप की, जैसे हमारे पार्था सारथी जी ने बात की है। तो हमारे प्रयासों का ही असर है कि अभी तक वो फाइनली बना नहीं है। तो इस बार भी 23 तारीख को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जी, हम उम्मीद करें कि आप लोग फिर मिलेंगे उनसे और हाँ, बातें रखेंगे। जी, अगर मौका हमें मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमें मिलने का मौका मिलता है तो हम ज़रूर मिलेंगे उससे। आप लोगों ने कहा कि 4 साल हो गए हैं आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है। अब क्या लग रहा है, अब इम्प्लीमेंट होगा या आप लोग रोक पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से डिबेट का हाल हमने देखा वही हुआ है जो डिबेट के उत्पल शर्मा या बाकी लोग चाह रहे थे या एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहा था। सॉल्यूशन आज भी नहीं हुआ है, बच्चे PIL में चले गए हैं। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो ये डिमांड है ये भी पूरा होगा या एडमिनिस्ट्रेशन की ही मनमानी चलेगी? नहीं, देखिए, हम अपने तरफ से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। अभी अंत में क्या होगा पता नहीं, एक बार हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं और हमारा प्रयास जारी रहेगा और स्टूडेंट्स का और सबका सपोर्ट मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस पे उतरे तो क्या प्लान है, कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने का इरादा है आप लोग? ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। बहुत मास लेवल में हम लोग इसको लेकर एक प्रोटेस्ट भी करेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो, पर जब हब के लिए अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन और इसी में काम कर रहे हैं। मैं इतना सवाल करना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग 18 जनवरी 2023 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का करंट स्टेटस क्या है, जानकारी है आप लोगों को? करंट डीम्ड यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में या तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग में कहाँ तक काम हुआ है? जी देखिए, क्योंकि एग्जैक्ट सोर्सेस हमें तो हम अथॉरिटी के साथ ऐसा डायरेक्टली इसमें नहीं है तो हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
पर हमें जो रिलायबल सोर्सेज से खबर आ रहे हैं उसके लिए काम चल रहा है। इवन उसका जो सिलेबस बनने के लिए भी जो यहाँ के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, JNRM हो गया, इनका हो गया, हर सब्जेक्ट के लिए सिलेबस बनाने के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस बनाने के लिए भी मतलब फैकल्टीज़ को अलॉट किया गया है कि आप सिलेबस बनाएं। इस तरह कई स्तरों पर और मीटिंग्स भी कंटिन्यूसली हो रहे हैं। प्रिंसिपल्स को लेके प्रिंसिपल्स को लेके मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हो रही है, डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग हो रहा है और कंटिन्यूसली इसको लेकर काम बढ़ रहा है। अच्छा जी, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप लोग डिमांड कर रहे हैं विश्वविद्यालय की, अंडमान के ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए, यहाँ के हालात को देखते हुए, क्योंकि जो मांगोगे वो मिलना मुश्किल है, लेकिन तभी मांग के देखा तो जा सकता है। तो क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आप मांग रहे हो, क्या अंडमान की कंडीशन के हिसाब में पॉसिबल है? फाइनेंशियल कंडीशन को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, अंडमान की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या अंडमान में पॉसिबल है? आप बताइए कि लद्दाख में सिर्फ 700 स्टूडेंट्स होते हुए उधर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी लागू होता है। अंडमान के डेमोग्राफिक हिसाब से आप देखोगे, उसके हिसाब से यहाँ 10 गुना ज़्यादा बच्चे हैं। तो जब ये बच्चे, जब हमारे LG थे जगदीश मुखी जी, उन्होंने इसके लिए पहल लगाई थी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ही और वो बढ़ रहे थे, लेकिन वो जब हटे तब एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को दूसरा मोड़ देते हुए डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ इसे मोड़ दिया। देखिए, अगर देना चाहती है तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आपकी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 15,000 से 20,000 स्क्वायर मीटर जमीन तो कम से कम आपको चाहिए होगा, जो इसका सेटअप है, जिसके लिए एनिम्स भी फेल है। 4,000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो आगे जाके एक बहुत बड़ा धमाका डिबरेट की तरफ फूटने वाला है जी। क्या अंडमान की कंडीशन में इतनी बड़ी जमीन, उसके ऊपर इंफ्रा, उसके ऊपर फैकल्टी, उसके ऊपर फैसिलिटी, उसके ऊपर आपकी फाइनेंशियल, ये सारा का सारा केंद्र सरकार दे पाएगी जो डिमांड आपको कभी रख रहे हैं? सर देखिए, ये विषय ऐसा है क्योंकि ज़मीन का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडमान को मिलता है साउथ अंडमान के दायरे में दिया जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाहर भी बहुत सारी ज़मीन है, अगर देना चाहते हैं तो दे सकता है। मे बी फाइनेंशियली एक सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्डन भी हो सकता है, पर एक बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इन्वेस्ट कर सकती है। अगर पर पॉलिसी के एंगल से अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये वायबल नहीं है, तो उसके लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रेडी नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको लेने के लिए, परस्यू करने के लिए रेडी नहीं है, तो हम डीम्ड का अपोज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे नीचे उतरना नहीं चाहते। जो चल रहा है उससे हम चलाना चाहते हैं, उससे आगे इम्प्रूवमेंट के माध्यम से मैं बहुत आसान शब्दों में जानना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट हमारे जो इंटरेक्शन हुआ था उसमें कई लोगों ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि आसान शब्दों में अगर आप बता पाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबको क्लियर है, केंद्र सरकार के अधीन है, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो भी क्लियर है कि राज्य सरकार के अधीन होती है, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसका अंतर अगर आप आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बता दें और जो यंगस्टर उनको बता दें तो समझने में उनको आसानी होगी। जी, जैसे आपने बताया सेंट्रल और स्टेट का बताया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी होता है वो जो है या तो एक कोई सोसाइटी या कोई ट्रस्ट या तो कंपनीज सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के तहत वो बनाया जा सकता है, जिसमें एक प्राइवेट बॉडी उसको स्पॉन्सर करता है। वो या तो कोई एक स्टेट गवर्नमेंट या तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के तहत बनता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो रेगुलेशन होता है, ये जो है लेटेस्ट अभी जो है UGC इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2022 के तहत, इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया दिया गया है कि एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप करके 10 साल होना चाहिए, 20 साल, कुछ बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। इसको फॉलो करके अगर जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है, इसमें जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट ही हो, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी हो, वो इंस्टीट्यूशन जो है उसको डीम्ड बनाया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए मेरा आखिरी सवाल है, फैसले ज़मीनों में नहीं होते हैं, फैसले बैठ के सत्ता में होते हैं। अब जिस पार्टी के पक्ष से आप लोग जुड़े हुए हैं, अमित शाह जी आने वाले हैं, गृह मंत्रालय उनका है और सारे IAS ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं के अधीन आते हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकते। तो मैं क्या ये मान के चलूँ कि सरकार के जो केंद्र सरकार बैठी है, उनकी नीतियों के, उनके नियम के खिलाफ ABVP अब सड़कों पे आएगी अंडमान की जनता के लिए? देखिए, ABVP जो है हमेशा छात्र हित में काम करता है और वो कभी कोई भी सरकार देखकर रुका नहीं है। वो कोई भी पार्टी का सरकार हो, हम उसके अगर उसका नीति छात्र हित के विरोध होता है तो हम जरूर उसमें सड़क में उसके अगेंस्ट में उतरते हैं, क्योंकि इससे पहले ही बहुत सारा इस तरह स्पेकुलेशन आया था। इसमें एक विषय बताना चाहता हूँ, अगर किसी को लगता है कि ABVP जो वर्तमान सरकार है उसके अगेंस्ट में नहीं जाएगी, तो ये विषय मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अनाउंस करवाया गया था। अगर हम कोई सरकार को लेकर बहुत सेंसिटिव है, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते हैं, तो हम इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि अभी आपने कदम आगे बढ़ा दिया और पीछे से कोई हाथ खींच ले और कहे कि अभी ना करो, इलेक्शन आने वाली, शांत हो जाओ। 4 साल से हम कर रहे हैं, बीच में 2 इलेक्शन बीत गया है, कोई हमें कोई 4 साल की इलेक्शन, पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं, और 4 साल लोकसभा इलेक्शन, उसमें जमीन आसमान का अंतर आता है। एक्चुअली इसका प्रयास हमें
बहुत पहले से कर रहे हैं और 2019 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तब उससे पहले से हम उसको कर रहे हैं। तो अभी मैं मान के चलूं कि आप सड़कों पे आएंगे अगर जरूरत महसूस होती है तो? ज़रूर। अमित शाह जी आ रहे हैं होम मिनिस्टर, उनसे उससे पहले आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या उनके आने से पहले कोई प्रोटेस्ट होने वाला है? देखिए अभी जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी हम स्टूडेंट से भी कंटिन्यूसली ऑलरेडी इसको लेकर टच में हैं। अभी हमें ज़रूरत पड़ता है कि हमारा एक प्रदर्शन इसमें रहे, हमारा जो विरोध है इस पॉलिसी को लेकर रखना चाहिए तो हम जरूर करेंगे उनके आने से पहले? जरूर। हाँ। जरूर। छात्रों का मन क्या है? आप लोग खुद फैसला कर रहे हैं कि छात्रों के मन में कोई और हलचल चल रही है? देखिए छात्रों को पहले इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर कुछ हायर एजुकेशन में बदलाव भी आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अगर नॉर्मली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में उन्हें पता नहीं है कैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आ रही है, उनको नॉलेज नहीं है। और जब उनको पता चलता है तो वो बोलते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इतना फीस, इतना ये ऐसा कैसे, क्योंकि आज हमने बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शंस किए हैं। नहीं, आपको लग रहा है कि आप लोगों का इतनी कोशिश के बाद कुछ असर होगा? क्योंकि डिबेट के मामले में हम लोगों ने देख लिया कि एबीवीपी अपने झंडे के साथ वहाँ मौजूद थी, लेकिन मामला वाटर कैनन से लेके टीयर गैस से लेके आज पील तक पहुंच चुका है। तो इस विषय में अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या ये चीज़ की गारंटी नहीं है, तो इसकी विश्वसनीयता नहीं होगी कि ये मामला भी कोर्ट में जाके ही हल होगा? नहीं, ये देखिए ये तो एक पॉलिसी का विषय है, ये तो कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं और बनता। पॉलिसी बनने तक नहीं डिबेट बोल का रहा। मैटर जहाँ तक आपने पॉलिसी बोला, बनने नहीं बोल रहा, पॉलिसी बनने के बाद जब वो कानून बन के नियम बन के आ जाएगा तब प्रोटेस्ट करके आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, या तो सरकार के खिलाफ जाना है या तो न्यायालय के पास जाना है। और- अब जिस तरह की कंडीशन चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार बात मानेगी या तो नहीं मानती? तो क्या अगर दूसरा पहले मैं बोल रहा हूँ मान लेती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो क्या आप इसके अगेंस्ट में जमीन पे आएंगे, या तो जरूरत पड़ी तो न्यायालय की तरफ आप जाएंगे, या तो बच्चों को जाना पड़ जाएगा? ये छात्र के फेवर में जो भी कदम उठाना उस समय से ही होगा, हम करेंगे। रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ठीक होगा तो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। मतलब छात्रों के साथ आप हैं? छात्रों के साथ कोई पार्टी के साथ, किसी के नहीं। साथ कोई नहीं। झुकाव, कोई रुझान, कोई आपका उसमें दिल हल्का होके उनकी तरफ में आना, ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं। सीधे सीधे छात्र के लिए जो बेहतर होगा वो एबीवीपी करने वाली है, ये मैं मान के चलूं? जी। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।